Hello everyone, welcome to all of you. This is Namrata Agrawal and in today's video we will discuss the topic of DNA fingerprinting. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। कैसे? इस टेक्निक में हम उस पर्सन के DNA की कुछ यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को चेक करते हैं जो कि सिर्फ उसी पर्सन में मिलेगी। आपने देखा होगा कि पुलिस एंड डिटेक्टिव इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स को भी एनालाइज करती है क्रिमिनल का पता लगाने के लिए, बट फिंगरप्रिंट्स को हम सर्जरी से चेंज कर सकते हैं या फिर कोई चोट लग जाए या जल जाए हाथ तब भी फिंगरप्रिंट्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं किसी भी पर्सन के कभी भी चेंज नहीं होते और किसी भी पर्सन की बॉडी के हर एक सेल में जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज नाउ इन फोरेंसिक साइंसेज टू फाइंड आउट द क्रिमिनल्स, इन पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट्स टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं इस टेक्निक के बारे में। It is a technique of identifying differences between the satellite DNA regions of two or more individuals. इस टेक्निक में हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसके बीच में डिफरेंसेस पता करके या हम उस पर्सन की आइडेंटिटी को पता कर सकते हैं। पहली बार अभी हम आगे क्लियर करूँगी मैं आपको कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। वन बाय वन चीज़ों को समझते चलिए। इस टेक्निक को सबसे पहले एलेक जेफरी ने इन्वेंट किया था यूके में। तो एलेक जेफरी को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो है डॉक्टर लालजी सिंह। तो डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर से मिलकर हमारा जीनोम बना होता है। जीनोम क्या है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस जीनोम में जो 99.9% बेस सीक्वेंसेस हैं वो सभी ह्यूमंस में सेम होती हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ 0.1% से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। बाकी 99.9% जो डीएनए है हमारा वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम होता है। 0.1% डीएनए हम किसी भी दो इंडिविजुअल्स का एक दूसरे से अलग होता है। इस 0.1% डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो 0.1% डीएनए है जिसे हम सैटेलाइट डीएनए या जीनोमिक मार्कर बोलते हैं इसी को हम यूज़ करेंगे। बाकी का 99.9% डीएनए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये 0.1% सैटेलाइट डीएनए 3 × 10⁶ बेस पेयर लॉन्ग होता है और किसी भी इंडिविजुअल को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। अब आप सोच कर देखो कि अगर हमारा डीएनए 99.9% एक दूसरे का सेम है तो हम खाली 0.1 से डिफ़र कर रहे हैं, तो ये 0.1% डीएनए ही हमें हमारी यूनिकनेस प्रोवाइड करता है कि यानी कि मैं मेरे जैसे दिख रही हूँ, आप आपके जैसे दिख रहे हैं, तो वो डिफरेंसेस इस 0.1% डीएनए की वजह से हमें आ रहे हैं। अब हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए को हम जीनोम मार्कर भी कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होता है, यानी कि किसी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता और ये बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से मिलकर बना होता है। अब ये क्या मतलब है? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखिए, आपको पता है कि हमारा डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। तो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस है ATCGA, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये। अब अगर ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है ATCGA, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से मिलकर बना होता है। जो सीक्वेंस है वो रिपीट्स होते हैं इसमें। फिर these sequences show high degree of polymorphism and forms the basis of DNA fingerprinting। आपसे पूछा जाए कि what is the basis of DNA fingerprinting, तो क्या बताओगे? DNA fingerprinting is based on DNA polymorphism।
अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, नया वर्ड आ गया है कि यहाँ पर। तो पॉली मीन्स होता है मैनी और मॉर्फ्स मीन होता है फॉर्म्स। मतलब कि ये जो सैटेलाइट डीएनए में जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं ये अलग अलग फॉर्म शो करती हैं। किसी पर्सन में हो सकता है ये वाली सीक्वेंस हो, किसी पर्सन में हो सकता है किसी और तरह की सीक्वेंस रिपीट हो रही हो। तो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं सीक्वेंसेस। पर्सन टू पर्सन के अलावा ये डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो हैं, ये हमारे, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम बनाया मैंने, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर ये जो सीक्वेंसेस हों ये 3 बार रिपीट हो रही हों। हो सकता है इसी की होमोलॉगस कॉपी पर ये 80 टाइम्स रिपीट हो रही हो। तो यानी कि दीज सीक्वेंसेस वेरी पर्सन टू पर्सन एंड क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की कॉपी पर भी ये अलग अलग हो सकती है। दीज सीक्वेंसेस आर इनहेरिटेबल ऑल्सो, ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि ये सैटेलाइट डीएनए आखिर हमें मिलेगा कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है। तो हमने ये क्रोमोसोम बनाया, कि क्रोमोसोम अभी बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच वाला ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एंड्स इसके टीलोमेयर कहलाते हैं। तो सेट डीएनए टीलोमेयर्स में मिलता है, सेंट्रोमेयर में मिलता है और कहाँ मिलता है, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में भी हमको सेट डीएनए मिलता है। अब ये जब हम हेट्रोक्रोमेटिन क्या है वो बता देती हूँ मैं, कि अगर हम इस क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए को निकाल कर देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। कहीं कहीं पर तो ये डेंसली पैक्ड होगा और कहीं पर ये लूजली पैक्ड होगा। जो डेंसली पैक्ड वाला रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, और जो डीएनए लूजली पैक्ड है उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं करता, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। इसका मतलब कि इससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। और हम बता ही रहे हैं आपको कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हम इस सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे बल्क डीएनए से। तो इसके लिए हम एक टेक्निक है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये टेक्निक डीएनए को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंसिटी। तो क्या करेंगे, हम डीएनए का सैंपल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। मान लीजिए यहाँ पे हमने डीएनए डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में। अब जब इस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तब डीएनए का जो बल्क वाला डीएनए होगा वो, उसकी डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, डेंसिटी मोर है बल्क डीएनए की, तो ये तो नीचे की तरफ रहेगा। और जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है, तो सैटेलाइट डीएनए टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस सैटेलाइट डीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें सैटेलाइट डीएनए मिल जाएगा। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक इज रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। तो हमने ग्राफ में दिखा रखा है कि जो मेजर पीक मिल रही है ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स बल्क डीएनए एंड स्मॉलर पीक रिप्रेजेंट्स सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए को भी हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ AT रिच और GC रिच रीजन्स। देखो AT रिच रीजन जहाँ पर भी जिस सीक्वेंस में ज़्यादा होंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और G और C न्यूक्लियोटाइड्स कैसे इनके बीच में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो G एंड C रीजन की जो डेंसिटी होगी इन वाली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की वो ज़्यादा होगी। तो पहला बेसिस है हमारा इनको क्लासीफाई करने का AT रिच और GC रिच रीजन्स। लेंथ ऑफ सेगमेंट, यानी कि जो हमें डीएनए मिला है, आपको पता है सेट डीएनए जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से मिलकर बना है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस में जो लेंथ होगी सेगमेंट की, कि उसमें कितने बेसेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 100 हैं, 200 हैं, लेंथ कितनी है उन रिपीटेटिव सेगमेंट्स की। थर्ड क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, यानी कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बैक टू बैक कितनी बार रिपीट हो रही हैं। किसी पर्सन में हो सकता है ये 5 टाइम्स रिपीट हो रही हो, कोई भी सीक्वेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ATCGA, यहाँ पर मैंने 3 रिपीट्स लिए थे। तो
हो सकता है कि किसी में 100 टाइम्स रिपीट हो रही हो, किसी में 1000 टाइम्स भी रिपीट हो सकती हैं। तो इन 3 बेसिस पर हमने सैटेलाइट डीएनए को मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में क्लासीफाई किया। माइक्रो सैटेलाइट में 2 से 10 बेसिस से मिलकर बना होता है और मिनी सैटेलाइट का जो साइज़ है एनसीईआरटी में दिया हुआ वो 0.1 KB से 20 KB होता है। 0.1 KB का क्या मतलब है? 0.1 KB यानी कि 0.1 KB इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया ये 100 बेसिस। 0.1 KB से कितना है 20 KB तक, 20 KB, तो 20 KB हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 20,000, यानी कि 100 बेसिस से लेकर 20,000 बेसिस से मिलकर बना हो सकता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है VNTRs। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इन रिपीट्स का जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं इनका नंबर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और टैंडम का मतलब है कंटिन्यूअस, दीज रिपीट्स आर बैक टू बैक, एक के पीछे एक लगी हुई ये रिपीट्स हैं और नंबर है वेरिएबल, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट डीएनए में बहुत सारी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हाई डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती हैं और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैनी फॉर्म्स, यानी कि डीएनए के बहुत सारी फॉर्म्स। जो आपकी एनसीईआरटी में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में लिखा है, डेफिनेशन है, वो है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी कि जेनेटिक लेवल पर, यानी कि डीएनए के लेवल पर वेरिएशन होना। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ये म्यूटेशन का रिजल्ट है। जो म्यूटेशन का क्या मतलब है? चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज थ्रू म्यूटेशन और म्यूटेशन में बी ड्यू टू अ चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अनदर। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अराइज हो सकती है? जैसे कि मान लो एक सीक्वेंस है ACGAT, एक सीक्वेंस है, तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ये C जो है रिप्लेस हो जाए किसी और न्यूक्लियोटाइड से, मान लेते हैं हम G से रिप्लेस हो गया, तब इसमें क्या हो गया? डीएनए सीक्वेंस में इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? इंसर्शन, कोई नया न्यूक्लियोटाइड मान लो यहाँ पर आकर कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड एक ऐड हो गया, या फिर कोई एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डिलीट हो गया। तो इन सब की वजह से डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है डीएनए हमारा। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कैन अकर इन बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स, दोनों में हो सकती है। कोडिंग रीजन्स प्रोटीन बनाता है और नॉन कोडिंग प्रोटीन नहीं बनाता है। तो अब कोडिंग रीजन में यदि पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो, अब मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना दिया, उसकी दोनों कॉपीज़ बना देती हूँ मैं। 2 कॉपी बना दी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना दिए। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स। जीन एक डेफिनेट पोजीशन पर होते हैं जिन्हें कि हम लोकाई बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स क्या कहलाती हैं? एलील्स कहलाती हैं। तो यानी कि ये जैसे क्रोमोसोम 1 की कॉपीज़ हैं, 2 कॉपीज़ हैं, तो एक लोकाई पे मान लीजिए ये वाला जीन है जिसे हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे वाले पे है स्मॉल a से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है? एलील्स हैं। एलील्स कैसे बने? कि सेम जीन में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत हेरफेर होने से, इधर उधर होने से एलील्स बन गए। तो ये तो हो गया कोडिंग रीजन का एग्जाम्पल। अब कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होने की वजह से कई बार क्या हो सकती हैं? डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है, लीथल म्यूटेशंस अगर हो गए तो। नेचर क्या करती है? नेचर जो है यूज़फुल म्यूटेशंस को ही सिलेक्ट करती है और हार्मफुल को क्या कर देती है? डिस्कार्ड कर देती है। हार्मफुल म्यूटेशंस आर डिस्कार्डेड बाय नेचर। तो यानी कि जो कोडिंग रीजन में म्यूटेशंस हो रहे हैं वो उनके ऊपर एक प्रेशर है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचर अगर उन्हें सेलेक्ट करेगी तभी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे। लेकिन नॉन कोडिंग रीजन में जो म्यूटेशन हो रहे हैं उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं। तब ये म्यूटेशंस पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास होते रहते हैं। कोई भी म्यूटेशन हुआ नॉन कोडिंग रीजन में और वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये म्यूटेशंस क्या करते हैं? एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और एक्यूमुलेट होकर ये प्ले करते हैं रोल इवोल्यूशन में और स्पेसिएशन में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है
इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ये किस किस तरह की हो सकती है। फर्स्ट है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको शॉर्ट में हम SNPs बोलते हैं। SNPs का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, DNA की में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ACGT, फिर AGT, AGGT, ATGT। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि AGT ये 3 न्यूक्लियोटाइड तो सेम है, बट एक न्यूक्लियोटाइड जो है इन सीक्वेंसेस में डिफ़र कर रहा है, उसी पोजीशन पर डिफ़र कर रहा है। तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको SNPs या SNPs कहते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ DNA पॉलीमॉर्फिज्म। सेकेंड इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसको कि हम VNTRs कहते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि VNTRs आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनी सैटेलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल ATCG, ये पर्सन टू पर्सन इनके नंबर वेरी करेंगे और ये बैक टू बैक लगे हुए होते हैं, रिपीट्स जो होते हैं इसमें। इसको छोड़ दीजिए, इसका यहाँ पर मीनिंग नहीं है। और क्या है STRs और SSR, ये शॉर्ट सिंपल टैंडम रिपीट्स और सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। ये क्या है? एग्जाम्पल है माइक्रो सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म है, जितनी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ फाउंड इन 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। अब आप देखो, क्योंकि DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे उनका DNA क्या करेगा? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। सिबलिंग्स के DNA पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेंगे, लेकिन उनकी डिग्री कम होगी। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में DNA पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? जो कि एक ही जाइगोट के स्प्लिट होने से बनते हैं, तो उनका DNA सेम होगा, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। उनका DNA सेम होगा, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही इंट्रोडक्टरी पार्ट ही कवर कर पाए हैं। इसके लिए अब एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें कि हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।